ओके तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा 9 क्लास में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मेंडलीय वंशागति, अर्थात हम मेंडल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे कि मेंडल कौन थे, मेंडल ने क्या प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किए और उनकी सफलता का राज क्या है। और साथ साथ में जानेंगे कि मेंडल के सिद्धांतों का निष्कर्ष जो था उन्हें कितने नियमों में प्रतिपादित किया गया और मेंडल के नियम जिन्हें कहते हैं। तो मेंडल के नियम तक हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के बारे में। देखिए, मेंडल के बिना जेनेटिक्स तो संभव ही नहीं है क्योंकि जेनेटिक्स की जो नींव रखी थी वो मेंडल साहब ने रखी थी। और सब आप जानते हैं जो मेंडल साहब थे उनका एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो कथन था कि दुनिया की किसी भी चीज़ को गणितीय रूप में लिखा जा सकता है। और वास्तव में मेंडल जी ने इसे सिद्ध भी किया और उन्होंने सारे संकरण को गणितीय अर्थात चक्र बोर्ड के रूप में प्रदर्शित किए। और जो उनका आंकड़ा था वो उतना सटीक रहा कि बाद में उनके मृत्यु के बाद भी जब उस पर अध्ययन किया गया तो वो सटीक रहा। और इसीलिए मेंडल आज जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं। अगर आपसे बात कहा जाए कि आधुनिक जेनेटिक्स के जनक कौन है तो उसका सही जवाब होगा बेटसन। जबकि प्रारंभिक जो जेनेटिक्स थी या जेनेटिक्स की नींव किसने डाली तो उसका सही ऑप्शन होगा या सही आंसर होगा मेंडल। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेंडल कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वह ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के छोटे से गांव सिलीसिया में हुआ था। याद रहेगा, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है और लिख इसलिए दिया है ताकि आपका जो समय है वो काफ़ी बच जाए और आपको जानकारी अधिक मिले, समय आपका कम खर्च हो। तो हमने कहा कि इनका जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलीसिया ग्राम में 22 जुलाई 1822 को हुआ था। तो ये पॉइंट याद हो गया कि इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलीसिया ग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है 1847 में ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी नियुक्त हुए। इससे पहले इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा जब कंप्लीट कर लिया और इसके बाद ये क्या हुए, चर्च में पादरी नियुक्त हुए। इनका गणित और इस फिजिक्स आदि में बहुत ज़्यादा लगाव था और ये मतलब गणित को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। और साथ साथ में जब ये पादरी नियुक्त हुए तो इन्होंने स्टार्टिंग में चूहों पर प्रयोग करने का सोचा। चूँकि ये पादरी थे और चर्च में थे तो चर्च में ऐसा अलाउ नहीं था कि किसी जीव पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, इसीलिए इन्होंने जीव पर एक्सपेरिमेंट ना करके पौधे को अपनाया क्योंकि पौधे पर एक्सपेरिमेंट तो चर्च में बिल्कुल अलाउ किया जा सकता है। जो चर्च का गार्डन था उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया जिससे चर्च को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये आसानी से अपना प्रयोग भी कर ले गए। आगे बात करें अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट है 1857 से 1864 तक लगातार, मतलब कहीं कहीं 63 लिखा मिल जाएगा चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप ये मान के चलिए 1857 से 1864 लगातार लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने अपने प्रयोगों में कठिन परिश्रम किया। लगातार 8 वर्षों तक ये प्रयोग और संकलन करते रहे और इनका संकलन भी काफ़ी गजब का था और उसका अध्ययन और विश्लेषण भी बहुत गजब था, तभी जाकर सटीक आकलन ये कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है 1865 में अपने प्रयोगों से प्राप्त सिद्धांतों और निष्कर्षों को ब्रून की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी उसकी सभा में इन्होंने रखा। सबसे पहले 8 वर्षों तक लगातार इन्होंने प्रयोग किया। किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर। किस पर किया था, मटर के पौधे पर लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने प्रयोग किया और इसके बाद तमाम सारा विश्लेषण किया और उन आंकड़ों को, उन निष्कर्षों को, सिद्धांतों को कहाँ ले जाकर के ब्रून शहर की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी उसकी सभा में रखा। और उसके जो लोग थे उन्होंने जब ये देखा तो वो काफ़ी मतलब प्रभावित हुए इनके प्रयोग को लेकर के, वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने नेक्स्ट ईयर उसको अपनी जो मैगजीन थी उसमें छापा भी। तो उसमें क्या हुआ कि 1866 में इन सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन नाम से प्रकाशित भी किया गया। इस सोसाइटी द्वारा इसे प्रकाशित भी किया गया था क्योंकि सोसाइटी जो थी वो काफ़ी प्रभावित थी इनके अध्ययन द्वारा। चूँकि उस समय
फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इन सबको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, बायो की इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी। इसलिए और कई कारण थे जिस कारण मेंडल का जो ये अध्ययन था वो कई वर्षों तक लोगों से अछूता रहा था, लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और आप यही परिणाम रहा कि उनकी मृत्यु हो गई और तब तक भी उनको क्रेडिट नहीं मिल पाया उनके इतने बड़े योगदान का। तो 1866 में इन सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन नाम से प्रकाशित किया गया, परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर अनेक वर्षों तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और क्या हुआ, 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई और तब तक भी किसी ने ध्यान नहीं दिया इन्होंने जो इतना योगदान दिया। आप ये सीख सकते हो कि आप अगर अच्छा कार्य करते हो, कार्य चाहे आपका अच्छा हो या बुरा हो, आपको परिणाम उसका भुगतना ही पड़ेगा। मेंडल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था आनुवंशिकी के क्षेत्र में। उस समय हो सकता है आनुवंशिकी लोगों को नहीं लग रही थी, लेकिन जब आनुवंशिकी आगे चलकर उसका इतना ज़्यादा विकास हुआ तो आप सोच सकते हैं कि मेंडल जी को कितनी ज़्यादा क्रेडिट दी गई। तो कार्य हमेशा आपको अच्छे करते रहना चाहिए, क्रेडिट आपको उसका ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो 1884 में मेंडल जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के लगभग 16 साल बाद सन 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरिज और जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक शेयरमार्क, स्पेलिंग यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, शेयरमार्क ने अपनी खोजों द्वारा मेंडल के नियमों को पुष्टि किया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से इन प्रयोगों पर अध्ययन किया और देखा कि जो लगभग कई वर्षों पहले डाटा दिया गया था वो आज भी सटीक है और हर एक्सपेरिमेंट में खरा उतरता है। तो उन्होंने इसको फिर से क्या किया, रीमोडिफाइड किया और उसको मेंडल के नियमों में शामिल करवाया और मेंडल के नियम से उसको प्रकाशित करवाया। अब बात करते हैं कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था। तो मटर पर प्रयोग किया था। मटर का जो बॉटनिकल नेम होगा वो क्या होगा, पाइसम सटाइवम होगा। मटर का बॉटनिकल नेम क्या होगा, पाइसम सटाइवम होगा। आप कमेंट बॉक्स में इस समय लिखें कि मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होगा। क्लियर, आपने लिख दिया। कमेंट बहुत कम करते हो आप लोग, कमेंट ज़रूर किया करो जिससे मुझे भी इसका डाटा मिलता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पढ़ना और मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो और आप सबको समझ आ रहा है। तो हमने ये बातें सारी क्लियर कर लिया कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया और वो गार्डन मटर था और मटर का प्रयोग मटर का ही क्यों उन्होंने यूज किया था, किसी और पौधे का क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मतलब उनके पास काफ़ी दिमाग था और उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। अगर किसी और पौधे को वो लेकर के चलते तो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। मटर का चुनाव भी उनके सक्सेसफुल के लिए एक जिम्मेदारी ज़रूर लेता है, क्योंकि ये पौधा जो होता है 3 से 4 मंथ इसकी क्या होती है, एज होती है। इसलिए कई पीढ़ियाँ मतलब एक वर्ष में ही इसकी 2-4 पीढ़ियाँ अध्ययन की जा सकती हैं। इसलिए कई पीढ़ियों तक इन्होंने इसका अध्ययन किया और देखा कि जो डाटा है वो कैसा निकल के आ रहा है। साथ साथ में गार्डन में इसको लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। और भी कई कारण है, जैसे इसमें कई विपरीत लक्षणात्मक पाए जाते हैं, कई जीन्स ऐसे पाए जाते हैं जिनके विपरीत लक्षण भी होते हैं और उनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। साथ साथ में इसमें बहुत ज़्यादा उर्वरा नहीं देनी पड़ती है। दूसरा ये भी कारण था कि ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते थे, अर्थात एक पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों थे। तो इन्होंने क्या किया, कृत्रिम परागण कराया और मादा के पुंकेसर को काट करके कृत्रिम रूप से परागण करवाया। इन सब पॉइंट्स को हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं मेंडल के प्रयोग, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, मेंडल के मटर पर प्रयोग। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के निम्न 7 विपरीत या विपराशी लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया तथा कृत्रिम परागण द्वारा संकरण कराया। कृत्रिम परागण द्वारा संकरण इसलिए कराया क्योंकि जब स्वपरागण होता तो पता ही नहीं चलता कि किसका पुंकेसर किसके परागकण से मिक्स हो रहा है। तो इन्होंने स्वयं से ब्रश का यूज करके परागण करवाया। आगे पॉइंट्स हम जानने वाले हैं। तो इन्होंने कौन कौन से लक्षण लिए थे ये भी हम देख लेते हैं। तो लक्षण और गुण हमने इधर लिख दिया है और उसका जो प्रभावी है और अप्रभावी, प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, इन सब को हम लोगों ने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में समझ लिया है कि वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण, तथा जो नहीं प्रदर्शित हो पाते हैं वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण।
ये क्या होते हैं, एलील्स ही तो हैं। एलील और जीन में क्या डिफरेंस है ये आप पहले ही जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है कि जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जा करके चैनल के प्लेलिस्ट से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के सीरियल वाइज सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। साथ साथ में हर चैप्टर की नोट्स की जो वीडियो है हमने उसी प्लेलिस्ट में टैग कर दिया है, जिससे किसी को नोट्स भी ढूंढने में तकलीफ ना हो। अब बात करते हैं, इन्होंने लिया लक्षण, गुण, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे उन्होंने लिया बीज की आकृति, तो बीज की आकृति का जो गोल है लक्षण वो कैसा था, प्रभावी, जबकि झुर्रीदार कैसा है, अप्रभावी। वही बात करें अगर बीज के रंग का तो पीला रंग प्रभावी है, जबकि हरा रंग अप्रभावी। आपने भी मटर देखा होगा, पीली मटर और हरी मटर, जो हरी मटर होती है वो अप्रभावी और झुर्रीदार सी लगती है, मतलब लगती बहुत सस्ती है, और जबकि ये थोड़ी महंगी मटर लगती है। ऐसे बात करें पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग लाल और सफेद, इन्होंने 2 ऑप्शन देखे। साथ साथ में फली की आकृति, तो फूली हुई, कैसी, फूली हुई और पिचकी हुई, और फली का रंग हरा और पीला लिया, और पुष्प की स्थिति कैसी थी, कच्चा अर्थात एक्सियल पर होता है, और अग्रस्त का मतलब टर्मिनल पॉइंट पर पुष्प की स्थिति। इसको भी इन्होंने लिया कि ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि कौन सा ऐसा कारक है जो ले करके जाता है इस पीढ़ी से उस पीढ़ी लक्षण को, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। और मेंडल जी कामयाब भी रहे, तभी उन्होंने पूरा अनुवांशिकी एक हिसाब से नींव रख दी इसकी। पौधों की लंबाई में लंबा और बौना, इस 7 विपरीत लक्षणों को इन्होंने लिया, 7 विपरीत लक्षणों को लिया। तो अभी तक आप ये जान चुके कि मेंडल कौन थे। फिर हमने जाना मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और 7 विपरीत लक्षणों को लेकर के इन्होंने अध्ययन किया। अब जानते हैं कि मेंडल आखिर सफल क्यों रहे। तो मेंडल की सफलता के कारण, रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, आखिर मेंडल क्यों सफल रहे। तो सबसे पहला था इनके कार्य करने की विधि। सफलता आपके कार्य करने की विधि पर भी निर्भर करती है। आप दिन भर एक दीवार से सर मारते रहिए, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से सही कार्य करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। मेंडल जी ने भी सही तरीके से सही कार्य किया, जिस कारण वो फेल कम हुए और सफल ज़्यादा हुए। तो सबसे पहला था एक समय पर एक लक्षण का इन्होंने अध्ययन किया। मेंडल जी ने जब संकलन करवा रहे थे तो किसी एक लक्षण को लेकर, चूंकि 7 लक्षण लेकर के वो चले थे, तो इन्होंने 7 लक्षण को एक साथ नहीं कि ये भी कर ले, खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है और पढ़ाई भी चल रही, सारा काम एक साथ नहीं हो सकता। आप स्वयं जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो होता है वो मल्टी फंक्शन के लिए नहीं होता है। जब आप अपने ब्रेन से मल्टी फंक्शन करवाते हैं, अर्थात एक से अधिक कार्य कराते हैं, तो इसका फोकस हर कार्य से हट जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए। जब आप दूसरा काम कर रहे हो तब उस पर फोकस करें, अदरवाइज आप दूसरा काम के साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई के साथ दूसरा काम कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका दोनों तरफ से फोकस हटेगा और लिखने के बजाय कुछ और लिख दोगे। बहुत सारे बच्चों की एक बैड हैबिट हमने जरूर देखा कि वो जब कुछ लर्न कर रहे होते हैं या कुछ तैयारी कर रहे होते तो साथ साथ में म्यूजिक बजा देते, कहते हैं मुझे म्यूजिक सुनते समय बहुत याद होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि म्यूजिक सुनते समय आप जो याद करते हो वो बहुत क्षणिक होता है और कुछ समय पश्चात आप उसको बहुत जल्दी भूल जाओगे। जबकि आप अगर कंसंट्रेट होकर के ध्यानपूर्वक कोई चीज़ अच्छे से समझोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ज़्यादातर आप अंतःकरण करने की कोशिश करिए, उसको अंदर से समझने का प्रयास करिए कि डीप नॉलेज इसका क्या है। तो यही उपयोग किया इन्होंने, मेंडल जी ने। उन्होंने एक समय पर एक ही लक्षण को लेकर के अध्ययन किया। अगर एक से ज़्यादा लक्षण को अध्ययन करते तो मेंडल जी का सारा जो आकलन था वो इधर का उधर होने लगता। तो इन्होंने क्या किया, एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, साथ साथ में अगला था आनुवांशिक रूप से शुद्ध पादपों का इन्होंने चयन किया, अर्थात तो शुद्ध जनकों का इन्होंने प्रयोग किया। और इसके लिए इन्होंने उसका क्रॉस करा के भी चेक कर लिया कि जनक शुद्ध है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट था कि इन्होंने कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। यूं ही नहीं कि एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, बस हमारा सफल हो गया। उसको निरंतर प्रयास करके उन्होंने देखा कि हाँ वास्तव में बात सत्य है और सटीक है, तभी आगे वो बढ़े। नेक्स्ट था प्रयोगों द्वारा निकाले गए आंकड़ों का सही संकलन किया और इसके बाद सावधानी पूर्वक उसका विश्लेषण किया, अर्थात जितना भी उन्होंने
आंकड़े डाटा कलेक्ट किया, उन सब का सही संकलन किया। ऐसा नहीं कि पता चले नोट्स का 2 पन्ना गायब हो गया, अब कहाँ गायब हुआ है, कौन चूहा उठा ले गया, उसी के ढूंढने में दिन भर व्यस्त है कि नोट्स तो यहीं रखी थी, कहाँ गायब हो गई, नोट्स का पन्ना कहाँ चला गया, PDF कहाँ गायब हो गई। तो ऐसा नहीं, आपको उसका संकलन सही करना होता है और जब पढ़ो तो सावधानी पूर्वक पढ़ो। तो मेंडल जी ने क्या किया, प्रयोगों द्वारा निकाले गए आंकड़ों का सही संकलन किया तथा इसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। और नेक्स्ट पॉइंट जो इनकी क्या कहते हैं सफलता का था, वो था उद्यान मटर का चयन। जो इन्होंने अनुवांशिक पदार्थ का चयन किया वो था उद्यान मटर, और ये भी इनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा, क्योंकि इसकी जो आयु होती है वो 3 से 4 माह होती है, इसलिए इसके कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं और साथ साथ में इसमें बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, अर्थात आप इनकी अनुवांशिकता का अध्ययन कर सकते हो। पता चले सेम लक्षणों की अनुवांशिकता आप जान ही नहीं सकते हो। अब जब पीला और हरा को लेकर के क्रॉस कराओगे तो आप पता चल जाएगा कि आगे आने वाली पीढ़ी में पीला आया या हरा, बात समझे हमारी, पीला आया या हरा। अगर पीला आया तो पीला प्रभावी है। क्लियर। तो अगला पॉइंट था संकरण की विधि जो इन्होंने चयन किया वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमैस्कुलेशन कहा जाता है। विपुंसन का अर्थ होता है जैसे 2 पादप हमने चुना, एक ले लिया हमने मादा और एक ले लिया नर। नर टाल है और जबकि मादा क्या है, बौनी है। बौने मादा का जब चयन किया इन्होंने तो जो मादा पुष्प था उसका मतलब उसकी जो स्त्री केसर है उसको इन्होंने तो सेफ रखा, लेकिन जो इसके पुंकेसर थे उसको काट दिया। इसलिए काट दिया क्योंकि अगर पुंकेसर नहीं काटते तो ये स्वपरागण हो जाता और ऐसे में इनका अध्ययन जो था वो गड़बड़ हो जाता। तो इन्होंने क्या किया कि विपुंसन की क्रिया किया और जो ये मादा थी उसके परागकणों को काट दिया। अब चूंकि मादा के पास सिर्फ मादा जननांग ही बचा है जो मादा के रूप में इन्होंने लिया था, क्योंकि पुष्प तो द्विलिंगी है, नर और मादा दोनों होगा। तो मान लेते हैं कि इन्होंने इस पुष्प को, सफेद वाले पुष्प को मादा के रूप में सिलेक्ट किया है, तो उसके नर जननांगों को काट दिया अर्थात पुंकेसर को काट दिया और साथ साथ में इस पर आगे चल करके झिल्ली भी बांध दिया। इन्होंने झिल्ली भी बांध दिया ताकि दूसरे परागकण आकर के इसको डिस्टर्ब ना कर सके। और ब्रुश की सहायता से इन्होंने जो टाल पौधा लिया था मेल, कैपिटल टी या रेड ले रहे हो तो कैपिटल आर, उसके पराग कणों को ब्रुश की सहायता से ला करके इसमें संकरण कराया आराम से, ठीक है। और इसके पुंकेसरों को काट दिया जिससे कि एक प्रकार से ये कृत्रिम परागण हो गया और इन्होंने अपने हाथों से परागण कराया और परागण कराने के बाद झिल्ली बांध दिया जिससे किसी भी प्रकार से कोई समस्या आगे चल करके ना हो। तो क्या हुआ, कृत्रिम रूप से ब्रुश की सहायता से इन्होंने परागण कराया और परागण के बाद पुष्पों की थैलियों को बांध दिया और इसी कारण ये सफल रहे क्योंकि इनका डाटा जो था वो एग्जैक्ट था। तो इन समरी हमने ये जान लिया कि भ्रूण शहर के सिलसिया ग्राम में 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ और 1857 से 1864 तक लगातार लगभग 7 से 8 वर्षों तक इन्होंने अपने अध्ययनों पर कठिन परिश्रम किया और इसके बाद 1865 में अपने प्रयोगों से प्राप्त सिद्धांतों और निष्कर्षों को उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सभा में रखा और वो लोग काफ़ी इससे क्या हुए, प्रभावित हुए। और इसके बाद 1866 में इसको क्या किया, प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया। किस नाम से पब्लिश किया गया इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि ये नाम आपको याद हो जाए। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन लिखिए आप, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन किस नाम से प्रकाशित किया, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट, लिख लिया आपने, ओके, नाम से प्रकाशित किया गया। और इसके बाद परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों को कई वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया। अंततः 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में 1900 में हालैंड के कौन कौन वैज्ञानिक, ह्यूगो डीब्रिज और कार्ल कारेंस और शेरमार्क ने क्या किया, इनका पुनरुत्थान किया और फिर से अध्ययन किया और मेंडल के नियमों को प्रतिपादित किया। अब इसके बाद हमने जाना मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया। जो 7 विपरीत लक्षण लिए थे वो कौन कौन से और मेंडल की सफलता का क्या कारण है। अब हम लोग इस बोर्ड को इरेज करते हैं और इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए थे,
3 नियम दिए थे। तो अब हम मेंडल के तीनों नियम को समझ लेते हैं। तो प्रमुख रूप से जो मेंडल के आनुवंशिकता या वंशागत से संबंधित 3 नियम है जिन्हें हम बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम बहुत आसान है, ये तीनों नियम बहुत आसान है। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो ये तीनों नियम आप जीवन भर याद रखेंगे, भूलने वाली कोई बात इसमें नहीं होती है। प्रभाविता का नियम बहुत ही सिंपल था। आप ऐसे उदाहरण में समझ लीजिए कि अगर एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही स्थान पर बैठने वाले 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिएगा जो एलिल्स होते हैं उनका स्थान कहाँ होता है? एक ही स्थान होता है। जो एलिल्स होते हैं वो जीन के स्थान पर ही क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे में जो विपरीत लक्षण होता है अर्थात जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जो लक्षण प्रभावी होता है वही तो दिखाई देगा। जो बच्चा प्रभावी होगा वही तो उस स्थान पे बैठेगा, जो अप्रभावी बच्चा होगा उसको प्रभावी बच्चा बैठने नहीं देगा। तो यही नियम, यही कंसेप्ट इसमें भी होता है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अनुसार, इस नियम के अनुसार, जब 2 शुद्ध नस्ली पौधों या शुद्ध जनकों को लेकर के संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी अर्थात यौवन पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी होंगे वही तो प्रदर्शित होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है, जिस पर दूसरा नियम हमारा आधारित होगा, कि दूसरा नियम पहली पीढ़ी में दब तो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता है। या पहले नियम के अनुसार जो प्रभावी लक्षण दिख रहा था हमें और अप्रभावी लक्षण नहीं दिख रहा था, तो नहीं दिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि अप्रभावी लक्षण समाप्त हो गया, वो समय पाते ही अलग पृथक जरूर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि तो यौवन पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण डोमिनेंस कैरेक्टर कहलाएगा, तथा यौवन पीढ़ी में ना दिखने वाला, पहली पीढ़ी में ना दिखने वाला लक्षण रिसेसिव कैरेक्टर अर्थात अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। इस नियम का आधार जो होता है एक संकर क्रॉस होता है। इसके उदाहरण में हम मटर के लंबे तथा बौने पौधे को लेकर के संकरण करा लेते हैं। हमने ले लिया है लंबा पौधा और बौना पौधा, लंबा पौधा और बौना पौधा। चूंकि लंबाई कैरेक्टर है जिसमें हमने 2 एलिल्स लिया है, लंबाई में हमने 2 कैरेक्टर्स को लिया है, लंबा और बौना। रंग भी लेकर के लाल और सफेद लेकर के आप क्रॉस कराएंगे, रिजल्ट ऐसा ही रहेगा। और हमने इसको ले लिया है कैपिटल टी और ये है इसका अप्रभावी लक्षण, तो ये स्मॉल टी। अब इसमें से 2 युग्मक निकाल लेते हैं, कैपिटल टी और इधर निकल जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब संकरण करा देते हैं, तो संकरण कुछ इस प्रकार कराएंगे आप, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही इसका इसके साथ करा दीजिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे इसको लेकर के इससे क्रॉस करवा दीजिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और ऐसे जब इसका इससे कराएंगे तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब भी क्रॉस कराएं आप ध्यान रखें कि एक पर ही आप अधिक बार मत करवा दें। जैसे सब पर 2-2 बार हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि किसी पर 1 बार आप संकरण करा रहे हो, किसी पर 3 बार संकरण करा रहे हैं। एक को ले और उसके दोनों से संकरण करा दें, इस तरह आपका संकरण कभी गलत नहीं होगा। फिर दूसरे को ले और इस दूसरे से संकरण करा देते हैं। तो जब हम कराते हैं संकरण, चूंकि ये कैसे थे, शुद्ध नस्ली जनक थे। कैसे थे? शुद्ध नस्ली जनक, शुद्ध नस्ली जनक थे और इनके बीच कराया गया संकरण। क्या कराया गया? संकरण कराया गया। तो जो यौवन पीढ़ी है, ये कौन सी पीढ़ी है? यौवन पीढ़ी अर्थात पहली पीढ़ी है। तो यौवन पीढ़ी में जो जितनी भी संतानें उत्पन्न हो रही हैं वो कैसी हैं आप बताएंगे? सभी में हम देख रहे हैं कि कैपिटल टी आ चुका है, और जो कैपिटल टी है वो कैसा लक्षण होता है? प्रभावी लक्षण होता है। अर्थात ये सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। इसी कारण ये पता चल जाता है कि जो लंबाई है, ये प्रैक्टिकल के रूप में सिद्ध हुआ है। ये थ्योरेटिकल यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप से भी जब उन्होंने कराया तो देखा कि पहली पीढ़ी में जो संतानें थी या जो पौधे उत्पन्न हुए वो कैसे थे? लंबे थे। तो इसलिए जो कैपिटल टी है वो क्या हो गया? प्रभावी लक्षण हो गया।
और जो स्मॉल टी है या बौनापन हो गया वो अप्रभावी लक्षण हो गया। ये सभी पौधे कैसे होंगे? संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे, ठीक है। सभी लगा देंगे कि सभी पौधे कैसे हो गए? संकर लंबे पौधे हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां हम कह सकते हैं कि जो लंबा है वो क्या है? प्रभावी है, और बौना क्या हो गया? अप्रभावी है। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लिखिए कि यस सर क्लियर हो चुका है। लिखिए कि क्लियर हो गया कि इस नियम के अनुसार जब कोई शुद्ध नस्लों के पौधों में संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में वही लक्षण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है, तथा दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं होता, या जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन, अलग होने का नियम। चूंकि हमने देखा कि जब संकरण करा रहे थे तो लंबा एलील और जो बौना एलील है दोनों एक साथ रह रहे हैं। एक साथ में एक क्या कर रहा है? दूसरे को दबा दे रहा है और स्वयं कलर बाहर निखर के आ रहा है, या स्वयं कैरेक्टर बाहर के निखर के आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये इसमें सम्मिलित हो गया या ये खत्म हो गया? तो देखा मेंडल जी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ पहली पीढ़ी में ही ये क्या होता है? दबा हुआ होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। लेकिन मौका आने पर इसकी अनुपस्थिति में जब कैपिटल टी उपस्थित नहीं होगा तो ये भी स्वयं को प्रदर्शित कर पाता है। तो दूसरे नियम की बात करते हैं, इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। और इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विपरासी अर्थात विपरीत रूपों के कारक अधिक समय साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब एक साथ ये ज्यादा देर तक रहते हैं, सभी साथ साथ में हैं, लेकिन ये स्मॉल टी कैपिटल टी से मिल नहीं गया या उसमें विलीन नहीं हो गया, गायब नहीं हो गया। अपने अस्तित्व को उसने बचा के रखा है कि जब बेटा तुम नहीं रहोगे तो हम अपना प्रभाव दिखाएंगे जरूर। तो कहने का मतलब वो अपरिवर्तित रहता है, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर होते हैं जनकों से, जो गैमेट ट्रांसफर होते हैं वो शुद्ध रूप में ही होते हैं। और इसीलिए इस नियम को क्या कहा जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इस नियम के अनुसार किसी आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विपरासयी रूपों यानी अपने एलील्स के साथ, वेरिएंट्स के साथ के कारक अधिक समय साथ साथ रहने पर भी क्या होते हैं? वो अपरिवर्तित होते हैं, अर्थात परिवर्तित नहीं होते हैं और शुद्ध बने रहते हैं। इसी कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम यहीं से आप समझ सकते हैं। उदाहरण यही लेते हैं कि एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा के बीच क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं। अब ये थी हमारी पहली पीढ़ी की बात। अब अगर दूसरी पीढ़ी में हम बात कराएं तो ये तो सभी संकर कैसे थे? ये सभी संकर लंबे थे। यहाँ लिख सकते हैं हम, सभी संकर लंबे पौधे। इसका दूसरा कराते हैं। जब दूसरा संकरण कराते हैं तो कोई भी दो हम इसमें से ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने इनको लिया और ये देखिए इनके गैमेट्स को ले लिया। आप इसको फिर से ड्रा करिएगा, आप इसे में मत ड्रा करिएगा, उसको अलग रखिएगा और इसको अलग रखिएगा, लेकिन स्टार्टिंग से ही बनाइएगा। तो सबसे पहले F1 पीढ़ी तक तो आप समझ ही चुके थे। F2 पीढ़ी में ऐसे ये अलग चलेंगे, इन दोनों का अलग बना लेंगे। हम अभी आपको दो बना के दिखा देते हैं। आप अपनी कॉपी पे चारों का बना सकते हैं, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या रहेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक तरफ कैपिटल टी ले लिया, एक तरफ स्मॉल टी, और इसमें क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्या करा देंगे? इनका संकरण करा देंगे। तो इनका संकरण करा दीजिए, क्या बन जाएगा आप बताइए? बना सकेंगे? इसका क्रॉस करवाइए, ऐसे क्रॉस करवा सकते हैं, ये भी तरीका है, और पुनेट स्क्वायर बना करके भी करा सकते हैं। तो ये बन जाएगा कैपिटल टी, क्या बन जाएगा? कैपिटल टी, और इसका इसके साथ कराइए। देखिए अगर आपको गलत नहीं करना है तो आप एक को रोकेंगे और दो से संकरण कराएंगे। जैसे इनसे आकर के आप संकरण करवाइए। क्लियर? अब इससे हम, इसका दोनों का हो गया तो कैपिटल टी दोनों का हो गया। ये कैपिटल टी है और ये क्या है? स्मॉल टी है। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगला संकरण कराएं
तो किसको लेंगे, हाँ इसको लेंगे और इससे करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बाद अब बचा ये और बचा ये, तो क्या बन गया, स्मॉल टी। भाई साहब अब कैपिटल टी वहां पर है नहीं तो ये भी अपने प्रभाव को दिखाता है, अर्थात ये नष्ट नहीं होता है, शुद्ध रूप में मौजूद होता है। तो हमने देखे कि जो दो पुष्प हैं वो संकर लंबे हैं, कैसे हैं, संकर लंबे, एक है शुद्ध लंबा, और ये क्या हो गया, ये कैसा रहेगा, बौना रहेगा, अर्थात जो बौनापन का गुण है वो समाप्त नहीं हो जाएगा। उसका अनुपात क्या रहेगा, अगर इसको हम 75% मानते हैं तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। तो एक बार फिर से नियम समझा दें, नियम दोनों समझ में आ चुके आपको कि प्रभाविता का नियम का अर्थ होता है कि जब हम दो शुद्ध जनकों का आपस में संकरण कराते हैं तो जो पहली पीढ़ी में लक्षण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होता है उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। यह जो अप्रभावी लक्षण है ये नष्ट नहीं होता, अपने शुद्ध रूप में बना रहता है और आगे चल के F2 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, और इसी नियम को हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये कौन सी पीढ़ी होगी, यहाँ कराया गया संकरण, ये करा दिया गया संकरण, और ये है F2 पीढ़ी। कैसी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। तो आई होप ये दोनों नियम आपको समझ आ चुके हैं। अब हम तीसरा और लास्ट नियम समझ लेते हैं। तो चलिए मेंडल के हम तीसरे नियम को समझ लेते हैं। तीसरा नियम जो है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह स्वतंत्र अपविघन को दर्शाता है, अर्थात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दर्शाता है कि जितने भी जो युग्मक होते हैं या जो जीन्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से आगे चल के पृथक हो जाते हैं, किसी पर भी वो क्या होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस नियम की, तो इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक, अर्थात इसमें आपको दो कैरेक्टर्स तो कम से कम लेने ही होंगे, तो दो या दो से अधिक असंबंधित अर्थात एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं या संबंधित ना हो, इनको असमान भी बोल सकते हैं। तो असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन के स्वतंत्र रूप से पृथक होकर, मतलब उनके जीन जो है वो स्वतंत्र रूप से पृथक होकर के, या जीन के कारक यहाँ लिख सकते हो, इनके जीन के कारक या जीन, इनके जीन के कारक या जीन एक ही बात है, स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए, अर्थात जुड़ते नहीं हैं, संतानीय पीढ़ी में आ जाते हैं। और इस नियम की जो व्याख्या है वो हम द्विसंकर संकरण द्वारा कर सकते हैं। द्विसंकर संकरण कौन सा संकरण होता है, ऐसा संकरण जिसमें दो या दो से अधिक लक्षण, अब दो से अधिक ले लोगे, तीन ले लोगे तो त्रिसंकरण हो जाएगा, अर्थात द्विसंकरण का मतलब आप यही समझिए, ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों को या दो प्रभावी लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है। एक बार फिर से इस नियम को रिपीट कर देते हैं कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी वाले लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पृथक होकर के जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए संतानी पीढ़ी में आ जाते हैं, अर्थात वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो जाते हैं, अर्थात इनका जो अपव्यूहन है, पृथक्करण है, वो कैसा है, स्वतंत्र रूप से है। इसे हम द्विसंकरण क्लास द्वारा समझ सकते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल में हमने लिया है गोल बीज व जिसका बीज पत्र कैसा हो, पीला हो, गोल और पीला। जहां पर हमने गोल के लिए कैपिटल R सिंबल लिया है, ध्यान से समझिए, और पीले बीज पत्र के लिए कैपिटल Y। कैपिटल R हुआ तो दोनों प्रभावी, अर्थात वो गोल ही होगा। आपको मैं समझाने के लिए सिर्फ एक लिख रहा हूं कि अगर एक बार कैपिटल R आ गया तो वो गोल ही होगा, अर्थात यदि एक बार कैपिटल Y आ गया तो वो कैसा होगा, पीला ही होगा। मटर का जो दाना होगा गोल होगा,
और उसके बीज पत्र जब आप छिलका हटाओगे तो कैसे दिखेंगे, पीले दिखेंगे। तो ये दोनों लक्षण कैसे हैं, प्रभावी लक्षण है, ये दोनों प्रभावी लक्षण है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जो अप्रभावी लक्षण है वो भी स्वतंत्र रूप से अवयुक्त होंगे। तो अगला हमने लिया है झुर्रीदार, और झुर्रीदार को लिखा गया है, झुर्रीदार को लिखा गया है स्मॉल आर। जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो तभी प्रदर्शित होते हैं जब कोई भी प्रभावी लक्षण उस समय उपस्थित ना हो। तो झुर्रीदार होने के लिए ये मस्ट है कि उसमें स्मॉल आर अर्थात दोनों आर कैसे होने चाहिए, स्मॉल आर होने चाहिए। और अगला है जिसके बीज पत्र हरे हो अर्थात हरा बीज पत्र, और इसके लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई होना चाहिए। गोल के लिए अगर एक ही आर है तो काफी है, प्रभावी एक ही काफी है। ये मतलब कैपिटल आर भी हो सकता है या एक ही आर उपस्थित है तो भी उसको हम गोल ही बोलेंगे। अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक वाई है फिर भी वो पीला ही होगा। और यहाँ पर हम लोग उसका संकरण करा लेते हैं। तो हमने ले लिया है गोल बीज व पीले बीज पत्र। बीज पत्र कैसा है, पीला है, तो गोल पीला बीज ले लिया। और ये ले लिया झुर्रीदार हरा बीज ले लिया, झुर्रीदार हरा बीज ले लिया। और इनका करा दिया हमने पृथक्करण, और जब पृथक्करण कराया तो अलग अलग हमने इनको ले लिया। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग ले लिया और इसको हमने फीमेल मान लिया। ये हमने ले लिया है फीमेल मान लिया है और इसको मेल मान लिया है। क्लियर। तो ये हो गई अंड कोशिका। ऐसे ही इधर पृथक्करण कराया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई अलग ले लिया और स्मॉल आर स्मॉल वाई अलग ले लिया। और ये मान लिया हमने परागण है और इनका करा दिया क्रॉस। क्रॉस कैसे कराते हैं आप जरूर समझिएगा। और आज रफ कॉपी पे 5 से 6-7 बार आप प्रैक्टिस संकरण का जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसमें संकरण ऐसे कराते हैं, इस लाइन को आप लेकर के चलते हैं, जिस लाइन को लेकर चलते हैं उसके ऊपर वाले को उसके साइड वाले से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर हो गया। ऐसे अब इसका संकरण किससे कराएंगे, ये वाली लाइन तो क्लियर हो चुकी है, यहाँ कराएंगे अर्थात इसका इससे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी हो गया। ऐसे अब इसको लेकर चलेंगे तो इसका संकलन किससे कराएंगे, इस वाले से, क्योंकि इस लाइन में यहाँ एक है और एक ये है। इसका तो हमने क्लियर कर लिया है। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर। ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई तो सभी कैसे हैं, संकर है, सभी संकर बने हुए हैं। लेकिन चूंकि सब में प्रभावी लक्षण मौजूद है, आप देखिए कि इसमें कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अर्थात प्रभावी लक्षण सब में मौजूद है। तो सभी कैसे होंगे, 100% जो बीज उत्पन्न हो रहे हैं वो गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले हैं, अर्थात जो बीज है वो गोल पीले हैं। पहली पीढ़ी में कैसे हैं, गोल पीले हैं। अब इनको हम लोग फिर से पृथक्करित करते हैं और दूसरी पीढ़ी के लिए संकरण कराते हैं, इनमें ही आपस में संकरण कराते हैं। तो इनके युग्म विकल्पियों का हमने पृथक्करण कर लिया, एक तरफ अंड कोशिका को ले लिया और दूसरी तरफ हमने पराग कणों को ले लिया। और इसमें आपको एक साइड की लाइन लर्न कर लेनी है, दूसरे साइड आपको वही लिखना होता है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। लिखिए, आप लिखते रहिए, जितना ज्यादा हो सके आप कमेंट में लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, प्रैक्टिस आपकी अपने आप हो जाएगी। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर। यही चीज आपको सेम परागकण में लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप कराना है इनका क्या, संकरण कराना है। तो संकरण कराने के लिए अगर हम इसको चूज करते हैं ऐसे, तो इस लाइन में जाते रहेंगे और जो जो आता रहेगा उससे हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। तो कैपिटल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्लियर। ऐसे इसका देखिए कैपिटल आर क्लियर, कैपिटल वाई और यहाँ क्या है स्मॉल वाई। साथ साथ में बोलते रहो, आप बोलते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ आए, फिर से देख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका संकलन कराते हैं ऐसे ही, इसका किसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। चूंकि यहाँ भी स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल वाई है, तो दोनों तरफ स्मॉल वाई है। क्लियर। अब आगे कराते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखिए कैपिटल वाई है और यहाँ वाई कैसी थी, स्मॉल थी। अब कराते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। क्लियर। अब नेक्स्ट कराते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा कैपिटल आर और इसका संकलन इस साइड में कराएंगे और यहाँ है तो किससे कराएंगे, इससे कराएंगे। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे कराएंगे। अब इसका लेकर गए ये इस लाइन में और इसके सामने जो आते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अच्छा बता रहे हो आप। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। चूंकि यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है। नेक्स्ट देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर। और लास्ट वाला बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट हो जाएगा कैपिटल आर और ये भी वाई स्मॉल है, ये भी वाई स्मॉल है, तो स्मॉल वाई। क्लियर। नेक्स्ट करा देते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो होगा, दोनों में स्मॉल ही है, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन सबको पृथक करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये कैसा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। ये कैसा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको एक तरफ लिख लेते हैं, गोल पीला हो सकता है, गोल पीला। तो गोल पीला के लिए कंडीशन क्या है, आपको अपने मन में याद रखना है। कौन सी कंडीशन, कैपिटल आर और स्मॉल मतलब कैपिटल वाई होना मस्ट है, ये दोनों का होना मस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहला एक हो गया गोल पीला, दूसरा हो गया गोल पीला, देखिए इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है। तीसरा हो गया गोल पीला, चौथा हो गया गोल पीला, पांचवा गोल पीला हो गया, और इसमें तो है नहीं कैपिटल वाई, ये हो गया छठा गोल पीला, और इसके बाद सातवां ये हो गया गोल पीला, आठवां ये हो गया गोल पीला, और नवां ये हो गया गोल पीला। तो कितने गोल पीले हो चुके, 9। तो गोल पीला बराबर 9। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं। तो ये कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर का अर्थ होता है गोल, तो गोल, और स्मॉल वाई का मतलब बताइए, झुर्रीदार। स्मॉल वाई का मतलब कैसा था, झुर्रीदार। नहीं, स्मॉल आर का मतलब था झुर्रीदार और स्मॉल वाई का मतलब क्या था, हरा। अर्थात ये कैसा होगा, गोल हरा। कैसा होगा, गोल हरा। कैसा होगा, गोल हरा। तो गोल हरा कितने हैं, एक यहाँ है, इस तरह बना देते हैं, ये हो गया गोल हरा एक, और स्मॉल वाई और किसमें है, इसमें है, देखिए ये भी हो गया 2, और स्मॉल वाई और किसमें है, इसमें है, तो ये हो गया 3। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 3। अब अगला देखते हैं, तो इसमें क्या है, स्मॉल आर है और कैपिटल वाई। स्मॉल आर किसमें होता है, झुर्रीदार के लिए। किसके लिए, झुर्रीदार के लिए। और दूसरा कैपिटल वाई किसके लिए होता है, पीले बीज पत्र के लिए। तो झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला कितने हैं, गिन लेते हैं। तो ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो इसका अनुपात क्या है, 3 है, और सबसे लास्ट में बनेगा झुर्रीदार हरा। तो ये हो जाएगा झुर्रीदार हरा, और इसका हो जाएगा 1। अर्थात क्या अनुपात निकल के आया, 9:3:3:1। और ये स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन का नियम हो गया कि स्वतंत्र रूप से देखा हमने कि जब हम 2 प्रभावी लक्षणों को लेकर के संकरण कराया, तो हमने देखा कि जो सभी लक्षण थे वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हुए, और सारे लक्षण आपको प्रदर्शित यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये संकरण आप
जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट आ रहा है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको आप समझ जाओगे तो आगे की परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, आगे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग मेंडलीय विचलन पढ़ने वाले हैं, मेंडलीय वंशागति का विचलन पढ़ने वाले हैं। तो जब वंशागति आप समझे रहेंगे तभी उसमें विचलन समझ पाएंगे। तो आई होप मतलब ये सब आपको समझ आ चुका होगा। आज हमने पूरा मेंडलीय वंशागति को कंप्लीट कर लिया है, और इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको मैंने चूंकि डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक, चैनल के प्लेलिस्ट में लिंक पड़ी हुई है, नोट्स आपको मिली जाती है। तो तैयारी आप भी अब बहुत मन से करना प्रारंभ कर दें। साथ साथ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो से आपको ज़रा सा भी सीखने को मिलता है और वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। साथ साथ में अगर आप नए दर्शक हैं, नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यूँ ही पढ़ते रहिए, हमेशा मस्त रहिए। थैंक यू।